हेलो गाइस, इरजाम से है। क्या हाल चाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। मोटिवेशनल स्पीकर मनोज कुमार सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है चोरी के केस में। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज एक तरफ यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ पर मोटिवेशनल स्पीच देता था और लोगों को क्राइम से दूर रहने की सलाह देता था, लेकिन दूसरी तरफ वही दिन के टाइम चोरी करता था और रात के टाइम ज्ञान बढ़ता था। 14 अगस्त को एक नई शादी कपल के घर में चोरी हुई थी। जब वो कपल ऑफिस गया था तब घर तोड़ कर लगभग 300 ग्राम सोना और 5 लाख की कैश चुरा लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने मनोज को पकड़ लिया। उसके पास से 200 ग्राम सोना, 1 लाख कैश, उसके 2 व्हीलर और चोरी करने के टूल्स भी मिले। फिर पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ 10 पुराने चोरी के केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे। कुछ स्टोलन गोल्ड उसने गिरवी भी रख दिया था, जिससे उसने लगभग 4.73 लाख निकाला था। मतलब जहाँ एक तरफ वो सोशल मीडिया पर क्राइम मत करो का मैसेज दे रहा था, वही रियल लाइफ में वो खुद ही एक सीरियल चोर था। फिर नोएडा से निकी नाम के एक महिला को जिंदा जला दिया था उसके हस्बैंड ने। इस वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था, सब बता दे उसमें। तो उसी को लेकर एक न्यू अपडेट आया है। निकी घायल होने के बाद हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुछ बात शेयर की है। उसके अपने ही लास्ट वर्ड ने केस को अलग दिशा दिखा दिया है। निकी अपनी आखिरी पलों में डॉक्टर्स और नर्स के सामने एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया। उसने कहा कि वो जलने की वजह से मर रही है और ये सब एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ। ये बयान हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, यही से केस में बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस ने जब घर की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तो किचन में जो गैस सिलेंडर था वो बिल्कुल ही सेफ था। ना ही कोई ब्लास्ट हुआ, ना ही कोई लीक मिला और ना ही कोई निशान मिला। इसके बाद पुलिस को खाली थिनर की बोतल और एक लाइटर मिला। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि निकी की असली जलने की वजह शायद ये फ्लेमेबल सब्सटेंस हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, जब असली वजह कुछ और थी तो निकी ने डॉक्टर्स के सामने सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह क्यों बोला? इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि निकी ने अपनी लॉ को बचाने के लिए जानबूझकर सच को छुपाया, क्योंकि उसी के बयान उसी परिवार में शादीशुदा है और शायद वो चाहती थी कि पूरा परिवार जेल ना चले जाए। दोस्तों, अब केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक तरफ दोहरी मर्डर के सीरियस एलिगेशन है और दूसरी तरफ निकी के लास्ट वर्ड्स। पुलिस ने सिलेंडर थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है और अभी सबूतों के बेस पर ही कोर्ट फैसला करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सारा तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के नए टूरिज्म कैंपिंग कमेंट से जीडे का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। एक ग्लोबल कैंपेन का बजट $130 मिलियन है, जिसका सेकंड फेज स्पेशली इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है। सारा तेंदुलकर अब ऑस्ट्रेलिया के बिगेस्ट एडवोकेट के रूप में सामने आई है, जहाँ इस बड़े टूरिज्म कैंपेन का ऑफिशियल फेज बनेगी, जिसमें उनके साथ एनिमेटेड मैस्कॉट रूबी द कैंगरू भी नजर आएगा। इस कैंपेन का एम है इंडिया से टूरिज्म को और बूस्ट करना। फिलहाल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 5th लार्जेस्ट इनबाउंड मार्केट है, जहाँ 12 महीनों में 4.5 लाख से ज्यादा विजिटर गए और उन्होंने $2.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खर्च किए। इस मौके पर सारा तेंदुलकर ने कहा, "That's the kind of work I want to keep going, something that connects people and creates lasting impressions. For me, travel is about discovery, culture, food and meeting interesting people." तो चलिए अब बात करते हैं टिकटॉक के बारे में। जी हाँ, टिकटॉक अपने गुड़गांव ऑफिस में हायरिंग शुरू कर दी है, जबकि इंडिया में अभी भी बैंड है। इस वजह से स्पेकुलेशन काफी ज्यादा है कि क्या टिकटॉक वापस आने वाला है। चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। टिकटॉक ने गुड़गांव ऑफिस के लिए 2 नए जॉब रूल्स ओपन किए हैं। पहला रूल है कंटेंट मॉडरेटर, दूसरा रूल है वेलबींग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशंस लीड। इन दोनों जॉब्स का फोकस होगा कंटेंट को सेफ रखना, कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना और वेलबींग इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। ये अनाउंसमेंट ने सबको सरप्राइज किया, क्योंकि टिकटॉक 2020 से इंडिया में बैंड है और बैन का रीजन था नेशनल सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी का कंसर्न्स। हायरिंग की खबर फैलने के बाद अफवाह फैल गई थी कि टिकटॉक वापस आ रहा है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने तुरंत ये स्टेटमेंट को इशू किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट इशूड एनी अनब्लॉकिंग ऑर्डर फॉर टिकटॉक। एनी सच न्यूज इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग। यानी अभी भी के लिए टिकटॉक ऑफिशियली बैंड ही है। अब सवाल है कि टिकटॉक बैन होने के बावजूद भी हायरिंग क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज है। गुड़गांव ऑफिस को एक ट्रस्ट एंड सेफ्टी हब बनाया जा रहा है, जो दूसरे रीजन्स को सपोर्ट करेगा, या फिर कंपनी फ्यूचर री एंट्री के लिए क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा है जब पॉलिसी चेंज हो। वैसे मैं बता दूं, गुड़गांव हायरिंग के एक क्लियर सिग्नल है कि कंपनी फ्यूचर के लिए ग्राउंड और तैयार कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया और अमेरिका के कंट्रोवर्सी के बारे में। अमेरिका और इंडिया के बीच टेंशन फिर से एक बार बढ़ गया है। ट्रम्प एडवाइजर पीटर नेवारो ने एक बार फिर से इंडिया को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया यूजिंग आवर डॉलर्स टू बाय रशियन ऑयल और इसी तरह इनडायरेक्टली रशिया की वार मशीन को फंड कर रहा है। नेवारो ने तो इंडिया को लैंडरमेट तक कह दिया है, जहाँ क्रेमलिन अपना पैसा घुमा रहा है। नेवारो ने जस्टिफाई किया कि क्यों ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ्स लगाए। उनका कहना है कि मोदी की ऑयल पॉलिसी रशिया को सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका को टोटल स्टेप्स लेना पड़ा। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रशियन क्रूड से काफी फायदा उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक से इंडिया ने हर साल में $2.5 बिलियन से लेकर $25 बिलियन तक सेविंग की है, लेकिन नए टैरिफ्स की वजह से ये फायदा लगभग वाइप आउट हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स 40% तक गिर सकते हैं, जिससे टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी और फर्नीचर इंडस्ट्रीज पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। लाखों जॉब्स पर भी खतरा बन सकता है। एनालिस्ट इस सिचुएशन को यूएस इंडिया रिलेशन के लिए 1998 न्यूक्लियर सेक्शन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज बता रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए रशियन क्रूड एक बैकबोन बन चुका है। आज के टाइम पर इंडिया का 35 to 40% ऑयल इंपोर्ट रशिया
से आता है, जो यूक्रेन वॉर के पहले लगभग 0 था। ये चीप क्रूड इंडिया को ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक से बचाता है और 1.4 बिलियन लोगों के लिए फ्यूल अफोर्डेबल रखता है। ट्रांजैक्शन को रूपीरेबल सिस्टम पर शिफ्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन अभी भी ज्यादा पेमेंट्स यूएई दिरहम के थ्रू ही होते हैं। रशिया अपने डिस्काउंट के साथ कॉन्फिडेंट है। इंडिया को अभी भी 5 to 7% चीपर ऑयल मिल रहा है और मॉस्को ओपनली कह रहा है कि वो चाइना और इंडिया के साथ ट्रायलेटरल टॉक्स बढ़ाने को तैयार है। फिलहाल इंडिया अपने स्टैंड पर फर्म है। न्यू दिल्ली का कहना है कि ये मैटर एनर्जी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का है, लेकिन अब इंडिया के सामने एक बड़ी दुविधा है, या तो चीप रशियन कंटिन्यू और यूएस के साथ इकोनॉमिक फ्रिक्शन झेले, या फिर रशियन क्रूड से दूर होकर डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस बढ़ाने की रिस्क उठाए। फिर 18 साल के बाद स्पॉटलाइट में आ गया है पुराना आईपीएल के कंट्रोवर्सी, पैथेटिक, हार्टलेस, डिस्गस्टिंग श्री सैम्स वाइफ स्लैम्स ललित मोदी। ये जो इनफेमस हरभजन सिंह श्री स्नेह स्लैपगेट कंट्रोवर्सी है, जो आईपीएल इनॉग्रेल एडिशन 2008 में हुआ था, अब फिर से न्यूज आ गया है। फॉर्मर आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी रिमार्क्स के बाद एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर माइकल क्लार्क के बियॉन्ड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट में ललित ने कहा कि उनके पास इस अल्टरकेशन का अभी भी अनसीन फुटेज है, जो लीक के अर्ली डेज में काफी शॉकिंग था। इस 18 साल पुराने इंसिडेंट को फिर से स्पॉटलाइट में लाने पर श्री स्नेह के परिवार ने काफी स्ट्रांग रिएक्शन दिया। उनकी वाइफ भुवनेश्वरी श्री स्नेह ने मोदी और क्लार्क पर खुला अटैक किया और उनके काम को डिस्क्राइब किया पैथेटिक, हार्टलेस एंड डिस्गस्टिंग। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पुराने वुंड्स को ड्रैग कर रहे हैं और ये अननेसेसरी और हार्टफुल है। भुवनेश्वरी ने इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपनी फीलिंग्स भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि ये इंसिडेंट उनके और उनके परिवार के लिए इमोशनली डैमेजिंग है और किसी भी तरह का मीडिया एक्सप्लोजन या पब्लिक अटेंशन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने हाईलाइट भी किया कि दोनों प्लेयर्स अब फादर्स भी है और उनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इसलिए पुराने डिस्प्यूट्स को रिवाइव करना बिल्कुल गलत है। भुवनेश्वरी के स्टेटमेंट्स और इंस्टा के स्टोरी क्लियरली दिखाती है कि उनका मकसद है अपनी फैमिली को डिग्निटी प्रोटेक्ट करना है और इस इंसिडेंट को मीडिया अटेंशन के लिए एक्सप्लॉइट होने से बचाना है। अब क्रिकेटिंग कम्युनिटी और फैंस विटनेस कह रहा है नियरली 20 साल पुराना कंट्रोवर्सी रिवाइवल हो गया, जो हाईलाइट करता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है और पुराने इंसिडेंट्स को पब्लिकली एक्सपोजर फैमिली के लिए इमोशनल चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। फिल्म मेकर विनोद चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को एक रोल्स रॉयस फैंटम गिफ्ट किया था, जिसका कीमत 4.5 करोड़ था। एक गिफ्ट उन्होंने एकलव्य द रॉयल गार्ड 2007 फिल्म के दौरान बच्चन की डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को अप्रिशिएट करने के लिए दिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म करने के बावजूद चोपड़ा अमिताभ बच्चन के कमिटमेंट से बहुत ही प्रभावित हुए, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट देने पर चोपड़ा की मदद ने उन्हें रिपोर्टली थप्पड़ मार दिया था और उन्हें बेवकूफ कहकर डांटा, क्योंकि उन्होंने इतनी महंगी चीज गिफ्ट की। उस टाइम चोपड़ा एक सिंपल मारुति बैंड चला रहे थे, जो कॉन्ट्रास्ट को और ज्यादा नोटिसेबल बनाता था। चोपड़ा ने इंसिडेंट हुमर के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने जेनरेशनल डिफरेंस और पैसा और जेनरोसिटी के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।